नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभी तक तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के निशाने पर ही थे। राहुल गांधी उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते हैं, ममता बनर्जी उनको चिट्ठियां लिखती हैं, उन पर हमला बोलती हैं। अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, बस उनके लिए कफन लाना बाकी है, वो हम लाकर दे देंगे। लेकिन अब तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ज्ञानेश कुमार को सुना रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ही ज्ञानेश कुमार को सुनाने लगी? इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ टीएमसी नेताओं की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या कुछ निकल करके सामने आया? क्योंकि महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर के बहुत हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं, जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। और क्यों ज्ञानेश कुमार को मुंह सुनाया गया कि आपके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, ये साफ तौर से उनके सामने कह दिया गया। और टीएमसी का जो डेलीगेशन गया था, जो सांसदों की टीम गई हुई थी, उन्होंने किस प्रकार की बातचीत की और ज्ञानेश कुमार ने क्या हैरान करने वाले जवाब दिए हैं, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार को लेकर अब इसलिए ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि उनको क्या नहीं पता कि बीएलओस की मौत हो रही है, उनको क्या नहीं पता कि इतनी सारी चीजें देश में हो रही है, और जिसको लेकर के जो टीएमसी है वो पहुंची हुई थी अपना पूरा डेलीगेशन लेके। लेकिन ज्ञानेश कुमार हर चीज से अनजान, हर चीज से बेखबर थे। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आपने देखा होगा कि कल से काफी ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद जो टीएमसी का डेलीगेशन था, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले एक चर्चा और हम करेंगे। पश्चिम बंगाल की बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार को जबरदस्त तरीके से सुना दिया और ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो बहुत बड़ी बात कह गए। और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठकर ज्ञान नहीं दे सकते, जबकि बंगाल में जमीनी हालात कुछ और ही है। उन्हें खुद आकर देखना चाहिए कि बंगाल में बीएलओस की हालत क्या है। ये जो है पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। और ये जो समीक भट्टाचार्य है, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको फील्ड में आकर देखना चाहिए कि बीएलओस की हालत क्या है। यानी कि बीजेपी के इतने बड़े नेता का इलेक्शन कमीशन के लिए ये बोलना, इसके क्या मतलब है और इसके मायने क्या निकाले जाए सर? देखिए, वास्तविक जय संविधान। देखिए, जो वास्तविकता निधि है, असल में बंगाल में एसआईआर ही और सीए एनआरसी ही बेसिकली एक प्रकार से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन गया है। और बिहार के अंदर जिस चीज का एडवांटेज इन्होंने लिया, अब इनको समझ में आ रहा है बंगाल के अंदर इनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन गया है। और पिछली बार जो इनको सीटें मिली थी, अगर उसकी आधी भी सीटें बचा लें तो बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी का। और इसीलिए आपने देखा होगा कि टीएमसी के सारे प्रवक्ता जो गोदी मीडिया में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलोज हमारे पास हैं, आपके पास नहीं है। और जो बीएलओज हैं वो सारे के सारे 80% 90% जो है बंगला भाषी हैं। तो आपने जो जाल बिछाया था बिहार के अंदर और जिसका एडवांटेज लिया, आज के तारीख में आपने बंगाल में टीएमसी को 90% सीटें लेने के लिए उनका रास्ता खोल दिया है। और इसलिए बीजेपी के अध्यक्ष जो है इस बात से परेशान है कि जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद उनको परेशानी होगी। देखिए, कई कारण हैं जिसकी वजह से ये बात मैं कह रहा हूं। नंबर एक, बिहार के अंदर आपने 10,000 रुपए प्रति महिला 1.25 करोड़ महिलाओं को दे दिए। चुनाव के एक दिन पहले आपने डिसबर्स कर दिए 1.25 करोड़ महिला को। पहली बात यह है, बिहार के अंदर टोटल महिलाओं की संख्या है करीब 3.5 करोड़। अब 1.25 महिलाओं को तो 10,000 रुपए मिल गए, बाकी 2/3 महिलाओं को तो नहीं मिले। अब वो 2/3 महिलाएं कह रही हैं, वो आंदोलन कर रही हैं कि जब आपने 1.25 करोड़ महिलाओं को दिए तो हमें क्यों नहीं दिए। नंबर एक। नंबर दो, बंगाल के अंदर कल एक अफवाह उड़ गई निधि। एक नया डाकघर खुला, 10 दिन पहले खुला, और उसके बाहर हजारों महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई क्योंकि अफवाह फैल गई। उनको एक टोकन दिया गया, हर महिला को एक टोकन दिया गया। वो टोकन किसने दिया मुझे नहीं पता। टीएमसी वालों ने दिया, बीजेपी वालों ने दिया, या कांग्रेस वालों ने दिया, कम्युनिस्टों ने दिया, ये बात मुझे नहीं पता। लेकिन टोकन लेके महिलाएं डाकघर के सामने खड़ी हो गई कि हमें खबर है कि मोदी जी ने हमारे लिए 10,000 रुपए भेजे हैं और आप 10,000 रुपए दीजिए, देखिए हमको टोकन भी मिला है। अब वो डाकघर वालों को बताने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं कि भैया ऐसी कोई सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो एक तो बिहार के अंदर 1.25 करोड़ महिलाओं के अलावा जो 2 करोड़ महिलाएं हैं वो कह रही हैं हमें भी 10,000 रुपए दो।
जिन महिलाओं को 1.25 करोड़ को 10,000 मिले हैं वो कह रहे हैं हमको 1,90,000 और दो। फिर उसके बाद बंगाल के अंदर महिला कह रही हैं, फिर उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश की, अब सारी महिलाओं तक जब यह बात पहुंचेगी कि भाई बिहार में चुनाव के पहले अगर महिलाओं को 10,000 रुपए मिलता है और 1,90,000 का वादा होता है तो ये 2-2 लाख रुपए हम महिलाओं को भी दे दो। तो वैसे ही हम लोग का लोन जो है वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, वो तो 6 लाख करोड़ पहुंच जाएगा अगर सब महिलाओं को ये 2-2 लाख रुपए दे दिए। तो जो गलती की और चुनाव आयोग ने जिसपे अंकुश नहीं लगाया, आज वो टीएमसी के लिए एक अच्छा सूत्र मिल गया, वो भी 10,000 रुपए देंगे। 10,000 रुपए रोकेंगे तो पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन छिड़ेगा, और अगर देने देंगे तो जैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है वैसे लैंडस्लाइड वहां हो जाएगी। इसका मतलब चुनाव आयोग ने ये रास्ता खोल दिया है कि तेलंगाना में अब कांग्रेस नहीं हटेगी, तमिलनाडु के अंदर अब डीएमके नहीं हटेगी। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है वो 10,000 रुपए बांटेगी इलेक्शन के पहले और उसके बाद वो कर देगी। अब देखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी के लोग प्रवक्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर स्थिति अलग थी क्योंकि एलोज नहीं थे कांग्रेस और आरजेडी के पास, और बंगाल के अंदर इनके बीजेपी के पास एलोज नहीं होंगे। भाई आपको फील्ड वर्कर मिलेगा कैसे जब सरकार सत्ता में जो है आपके विपक्ष की है? तो जहां बिहार के अंदर जितने भी गुंडे मवाली, बाहुबली, ताकतवर, पैसे वाले, सारे के सारे सत्ता के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको पुलिस को भी साथ रखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ रखना पड़ता है, और ईडी सीबीआई की रेड नहीं कराना चाहते तो सत्ता पक्ष के ही साथ सब रहेंगे। तो एलोज मिले नहीं कांग्रेस को और आरजेडी को। जो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थक भी थे वो एलो बनने के लिए तैयार नहीं हुए। यही परिस्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी की है, उनको एलो मिलेंगे, बीजेपी को नहीं मिलेंगे। तीसरा, जो इन्होंने एनआरसी और सीए के माध्यम से ये नियम बनाया कि जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, हिंदू, मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई और जैन आए हैं, तो इनको भारत की नागरिकता देंगे, इनको वोटर का अधिकार देंगे। अब वहां मुश्किल क्या हो गई है, जो मतुआ समाज के एरिया हैं, भाई पिछली बार के चुनाव का अगर विश्लेषण करेंगे पार्लियामेंट का, असेंबली का, तो आप देखेंगे कि बीजेपी वहीं जीती है जहां मतुआ समाज के लोग हैं। अच्छा, मतुआ समाज कौन है? मतुआ समाज वो है जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं। अच्छा, मानी बात है कि हिंदू आए हैं, लाखों की संख्या में आए हैं, और वहां के वो बस गए हैं, पिछली बार तक वो वोट दे पाए। अब उनसे कहा जा रहा है एसआईआर के माध्यम से, कि सिद्ध कीजिए आप बांग्लादेश से, आपका बैकग्राउंड है, आप बांग्लादेश में थे, आप बांग्लादेश में पैदा हुए। अब उनके पास 80-90% लोगों का, जो मतुआ समाज के हैं, उनके पास बांग्लादेश का कोई कागज ही नहीं है। भाई वो अमीर लोग तो है नहीं, वो पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, जैसे हिंदू हैं वैसे ही मुसलमान हैं। तो वो हिंदू जो माइग्रेट करके आ गए और देश के अंदर 30 साल पहले उन्होंने शरण ले ली, और 30 साल में उन्होंने वोट दिया और बीजेपी को वोट दिया, आज के तारीख में उनका वोटर अधिकार, क्योंकि वहां जो बीएलओज बैठे हैं, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया जब तक तुम सिद्ध नहीं करोगे तुम बांग्लादेशी हो, इसका माने तुम अवैध घुसपैठिया हो। अब हिंदू घुसे, जो वहां पे अगर 50 लाख लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अवैध हैं, उसमें 45 लाख तो हिंदू हैं, 5 लाख केवल मुसलमान हैं। क्योंकि मुसलमान, पहली बात तो यह है कि वो सशंकित था, इसलिए उसने कागज पूरे करा लिए, पहले के कागज उसने बना लिए, बांग्लादेश के कागज बना लिए इनके बाद। अच्छा, तो मैं तो देख रहा था, वीडियो देख रहा था कि जो लोग आ रहे थे कि भाई हम तो यहाँ हैं, बसे बसाए हैं, हमारी तो जन्म यहीं पे हुआ है, वो कह रहे, लेकिन वो वहां का जो अधिकारी है वो कह रहा है नहीं, जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे आप बांग्लादेश से यहाँ पे आए हैं, तब तक आप अवैध हैं। अब वो बेचारों को कहाँ वापस भेजा जाएगा, उनको किस प्रकार की जेल में रखा जाएगा? तो एक प्रकार से अब ये वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट को बात समझ में आ गई है कि एसआईआर, अच्छा फिर ये बीएलओस की आत्महत्याएं, तो एक ऐसी सहानुभूति होती है कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने अमित शाह जी के अंडर में काम किया है, गुजरात लॉबी के लिए काम करते हैं, ये बंगालियों की जान लेने के लिए उतारू हो गए। तो वहां भी बंगला वर्सेस गुजरात का एक जो नैरेटिव है ममता बनर्जी का, वो साफ हो रहा है। तो अब तो देखिए बिल्कुल साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, जिस वजह से बीजेपी ने एक चक्रव्यूह बनाया था, जिसका फायदा बिहार के अंदर मिला, महाराष्ट्र के अंदर मिला, भाई जिसकी सत्ता जहां पे होगी वो 10,000 रुपए बांटेगा और उसके बाद झुग्गियां तोड़ेगा। भाई एक तरह से ये समझ लीजिए निधि, जो भी गरीब लोग आज रो रहे हैं समस्तीपुर में और दरभंगा में और पता नहीं कहां का, कि उनकी दुकानें और झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपए लिए हैं। भैया 10,000 ले लिया, 2 लाख की अपने झुग्गी तोड़वाओ, अपनी दुकानें तोड़वाओ, जो चाय का खोखा लगाते थे वो तोड़वाओ। तो 10,000 रुपए में
उनका जो रोजी रोटी है वो खत्म कर दिया। अच्छा, एक और चीज निधि बताओ, तुमने दिल्ली के सैनिक फार्म के बारे में सुना होगा। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका, वहां पे 2-2, 3-3 एकड़ की कोठियां हैं, और जितने बड़े बड़े राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कोठियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सैनिक फार्म जो है इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नोटिस दिए जा चुके हैं, 10-20 साल से दिए जा चुके, एक कोठी गिराई नहीं गई है। इलीगल कॉलोनी, पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन इलीगल है। लेकिन बिहार के अंदर 10,000 रुपए लेके औरतों ने अपना जो आशियाना तोड़वाया है। दिल्ली के सबक भी नहीं मिला बिहार वालों को। दिल्ली के अंदर जब कहा गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, और जो वो झुग्गियां तोड़ी गई उसमें 80% झुग्गियां थी बिहार वालियों की थी, लेकिन उन्होंने बिहार जाके 10,000 के लालच में घूस लेके उन्होंने वोट दे दिया। तो अब ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी फंस गए कि जो मर रहे हैं बीएलओ, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी नौकरी जा रही है, भाई मानी बात है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पे केस नहीं चल सकता, लेकिन वहां के रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनके पर तो एफआईआर दर्ज होगी, और ममता बनर्जी की सरकार आएगी, वो सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, सबको अरेस्ट करेगी, सबको इंट्रोगेट करेगी कि आप दबाव क्यों डाल रहे थे, क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको 1 महीने के अंदर एसआईआर कराने की आवश्यकता थी, आप 3 महीने का टाइम क्यों नहीं दे सकते थे। और इस प्रकार से आपने मतुआ समाज के 80% लोगों को जो वोट देते आए हैं, जो हिंदू हैं, उनका अपना वोट का दिखा, तो अब हिंदू मुसलमान नैरेटिव भी नहीं चलेगा बंगाल के अंदर। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का तो मैंने सुना है, कल मैं एक ऐसे जगह गया हुआ था निधि, जहां बड़े बड़े पत्रकार बैठे थे, नामी पत्रकार, सबसे बड़े पत्रकार, बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार और राजनीतिज्ञ, एक से एक बड़े स्तर के। उसमें से एक रहस्योद्घाटन उन्होंने किया कि आप सुनिएगा 1 आध महीने के अंदर कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया। अब ज्ञानेश कुमार रेजिग्नेशन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि सरकार में तो रेजिग्नेशन नहीं होता, अब चुनाव आयोग में होता हो तो ये मुझे अभी तक नहीं पता। पर जब बीजेपी के इतने बड़े नेता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोली दिया, इतनी बड़ी बात बोली दी है, और बात सिर्फ बयान देने तक ही नहीं है, बाकायदा दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर के जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसकी शिकायत भी की है इलेक्शन कमीशन से, और साफ तौर से ये शिकायत की है ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन के रहते हुए भी ठीक से एसआईआर का काम पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि एसआईआर का काम ठीक से नहीं हो रहा है, और यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के बीएलओज हैं वो इसमें जो है बाधा डाल रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि हर राज्य में आप देखिए कि उसी राज्य के तो बीएलओ होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वही बीएलओ बनते हैं। अब यहाँ पर उल्टा उन्हीं पर आरोप लगाया जा रहा है, और बीजेपी के ही ये अध्यक्ष कह रहे हैं कि एसआईआर का काम ज्ञानेश कुमार जी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। तो जब ज्ञानेश कुमार ये सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा कि सारी चीजें तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग ऐसा कहेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अच्छा, ये बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नोएडा के अंदर और गाजियाबाद के अंदर और सारी जगह पे एफआईआर लिखाई जा रही है बेलोस के खिलाफ, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है, तो इनके खिलाफ क्यों एफआईआर लिखा रहे हैं, इनकी नौकरियां क्यों खा रहे हैं। और अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी तो आईएएस अधिकारी रहे हैं भाई, एक दिन जरा घूम के दिखा दें। अच्छा, नॉर्मल ड्यूटीज के अलावा ऐसा नहीं है कि बीएलओ को छूट दे दी गई है, बाकी नौकरी मत कीजिए, बच्चों को मत पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने बाकी काम भी कीजिए, और 1200 फॉर्म को अपलोड भी कीजिए, भरवाइए भी। अब तो ये सुना है कई जगह से ऐसे वीडियो लीक हो रहे हैं जिसमें बीएलओ से कहा गया है आप कुछ मत कीजिए, केवल दस्तखत करके दे दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे, ये चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जितना ज्यादा आप दलदल होता है ना, जैसे कीचड़ होती है, उसके अंदर आप निकलने की कोशिश करते हैं, और जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा आप धंसते हुए चले जाते हैं। वो स्थिति आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की हो गई है। आईएमएफ की नई रिपोर्ट आपने देखी होगी, आईएमएफ ये कह रहा है, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, राहुल गांधी ने जिस पे मोहर लगाई थी, हमारी जितने भी डेटा ये जीडीपी के और महंगाई के दुनिया भर के दिखाए जा रहे हैं सब फर्जी हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक कैटेगरी को सी कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो ये दिखा रहे हैं ना कि हमारी लोन 6 गुने बढ़ गए और जीडीपी हमारी कम हो गई, इसके बावजूद वाही हो रही है, ये दिखाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, दिल्ली के अंदर केवल हम लोग जहर सूंघ नहीं रहे हैं, यहां के दिल्ली के पानी में आर्सेनिक मिल रहा है, और ऐसे पदार्थ मिल रहे हैं जो जानलेवा है, जो कैंसरस है। और पोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं। आज मैं सुन रहा था
शीला दीक्षित के बेटे को, जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, भाई देखिए, जो नाले का पानी आता है उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। पेपर मिल्स वगैरह होती हैं, चमड़े की मिलें होती हैं, इसके अंदर से जो दूषित जल निकलता है उसका शोधन करना पड़ता है और वो फिर उसको पीने पानी। ऐसा थोड़ी अमेरिका वगैरह में क्या वो नहीं है, लेकिन वहां स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है। पानी को, गंदे पानी को शुद्ध बनाया जाता है, पीने योग्य। नदी से सीधे आप पानी पी सकते हैं, अपने बाथरूम में सीधे पानी पी सकते हैं। हमारे यहाँ जो शीला दीक्षित के जमाने में स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, उतने ही लगे हुए हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। जो आपकी जनसंख्या है वो डबल हो गई, गंदगी डबल हो गई। तो इसका मतलब ना हवा आपको मिल रही है, ना आपको पानी मिल रहा है। और जो वो हैं रेखा गुप्ता जी हैं, वो अभी देखिएगा कॉर्पोरेशन के एमसीडी के इलेक्शन में क्या होगा भारतीय। लेकिन वही है, चुनाव आयोग है, ईवीएम से चुनाव है, लेकिन वास्तविकता फील्ड लेवल की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलनी चाहिए। बाकी चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। ये तो आपने ठीक बात कही सर, चुनाव आयोग तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर ही रहा है। इसीलिए आप देखिए कि कल जब महुआ मोइत्रा गई मिलने के लिए और उन्होंने एक खुलासा ये किया कि जब उन्होंने बताया कि इतने बीएलओज मारे गए, इतने बीएलओज की मौत हो चुकी है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने हैरानी जताई कि कैसे इतने बीएलओ मारे गए, हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। ये महुआ मोइत्रा ने खुलासा किया है। तो अगर उनकी बात में सच्चाई है तो वाकई हैरानी की बात है कि क्या ज्ञानेश कुमार जी टीवी नहीं देखते, न्यूज चैनल नहीं देखते, क्या सोशल मीडिया नहीं देखते और क्या अपने अधिकारियों से कोई अपडेट भी नहीं लेते, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और इतने जो बीएलओज हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कम से कम इसके लिए तो जागरूक रहना चाहिए कि एसआईआर में हो क्या रहा है, कितनी तरह की परेशानियां आ रही हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो खुलासा किया वो इस बात को दिखाता है कि शायद ज्ञानेश कुमार क्या दुनिया से बेखबर है। अरे निधि, किसी सोते को जगा सकते हो, जगते को कैसे जगाओगे? अगर सो रही हो तुम, मम्मी तुम्हें जगाएगी तो तुम जग जाओगी। अब तुम सो नहीं रही हो, तुम जाग रही हो, नाटक कर रही हो सोने का, तो कैसे जगोगी? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हें जगाया जा रहा है, लेकिन तुम नाटक कर रही हो कि तुम सोई हो। वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं। अरे यहाँ तो सड़क सड़क पे एक एक आदमी जानता है कि एक यादव परिवार के आदमी जिसकी 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी, 2 दिन पहले आत्महत्या करता है, क्योंकि उसके घर उच्चाधिकारी आते हैं, उसमें दबाव डालते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों के नाम काटने हैं, सवर्णों के नाम बढ़ाने हैं। वो शादी के 2 दिन पहले आत्महत्या कर लेता है। उसके पिता ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके परिवार वाले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, लोग सुसाइड नोट में लिख के जा रहे हैं कि हम पे दबाव डाला गया है, हम पे वो किया जा रहा है। जो सुसाइड नोट है, अरे ये अगर नहीं पता है तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तो वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर मैं आपके सामने यहाँ 4 पीएम जैसे प्रेस्टिजियस चैनल में आपकी डिबेट में बैठा हूं और मेरे को अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी ना हो, मुझे ये ना पता हो, जैसे कहते हैं ना कि गुड क्राफ्ट्समैन डजंट क्वारल विद हिज टूल्स। भाई जो असली कारीगर होता है ना, वो अपने औजारों से नहीं लड़ता है। अगर हमारी भारत की महिलाएं खाना बनाती हैं तो अपना बेलन और चिमटा तोड़ती नहीं है, तवा तोड़ती नहीं है, क्योंकि उसी से उन्हें खाना बनाना है। जो एक राजमिस्त्री होता है वो अपने औजारों को तोड़ता नहीं है। अरे बीएलओज ही तो तुम्हारे हथियार हैं, तुम्हारे औजार हैं। उन औजारों की आत्महत्या तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बेशरम आदमी हो, तुम बेहद आदमी हो। और इसीलिए तुम्हें केंद्र सरकार ने नियम बना के तुमको कानून से ऊपर कर दिया था। तो एकमात्र हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी में केवल एक आदमी है जिसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है, उस पर कोई केस नहीं चल सकता, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। अब ऐसा आदमी है तो वो सोता है ही नहीं, वो तो जगह है, उसे पता है कि लोग मर रहे हैं और उसके बावजूद एफआईआर हो रही है, नौकरी से निकाला जा रहा है, सस्पेंड हो रही हैं, लोगों की तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। इतने बेशरम और बेहाल लोग हैं। बिल्कुल सही बात है सर। इसी ये तरीके बेशरम से और प्रताड़ित, बेहाल वो तो नहीं है, अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है। ये तो सर पार्लियामेंट में ही पता चलेगा जब 1 तारीख से शुरू होगी, क्योंकि हर नहीं बार नहीं, एक मतलब अलग-अलग मेरे शब्द यार, लेकर चले नहीं आते नहीं, हैं। मतलब अगर हर बेशरम बेहा ना कह के मैं दूसरा शब्द उपयोग ले आऊं, अगर अनपार्लियामेंट्री है, कहीं मुझे नोटिस थमा दे ज्ञानेश कुमार गुप्ता। बिल्कुल सर, ये तो हर सेशन में अलग-अलग वर्ड्स पता चलते हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री है। अगर विपक्ष ने बोल दिया तो, सत्ता पक्ष ने बोला होगा तो वो नहीं होगा। तो ये तो पता चलेगा 1 तारीख को। फिलहाल सर जो चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछा जा रहा था, तो ये भी बताया गया, टीएमसी ने ये भी बताया कि चुनाव आयोग से पूछा गया कि बताइए बिहार में कितने घुसपैठिए मिले?
अब बंगाल के बारे में ऐसी-ऐसी बातें की जा रही हैं कि घुसपैठिए मिले हैं, चुनाव आयोग के पास इन सवालों का कोई जवाब भी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जिले वाइज़ उनके पास जानकारी है। तो सारे जिलों को की जानकारी इकट्ठा करके क्या ज्ञानेश कुमार नहीं बता सकते अपने आप में, क्योंकि बहुत बचकाना लॉजिक है कि हमारे पास जिले वाइज़ जानकारी है। और जब और तमाम तरह के आंकड़े सामने आते हैं, तो घुसपैठियों का आंकड़ा भी ज्ञानेश कुमार को बता देना चाहिए, क्योंकि पहले झारखंड में ये मुद्दा उठाया गया, फिर बिहार में उठाया गया और अब बंगाल में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसको लेकर फेक वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं कि देखिए कैसे पश्चिम बंगाल की सीमा पर एकदम से जनसैलाब उमड़ पड़ा है, ममता बनर्जी के समर्थक भाग रहे हैं, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो अगर एसआईआर हो भी रहा है और एसआईआर फॉर्म उसमें भरे जा रहे हैं, तो कोई भागता थोड़ी है। इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसे में अगर एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों की संख्या बता दी जाती है, अगर बिहार में भी बता दी जाती कि इतने घुसपैठिए पकड़े गए, अगर संख्या कम होती तो बीजेपी की राजनीति एक्सपोज हो जाती कि मुद्दा उतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा बनाया जा रहा है। और अब बंगाल में भी इसी तरीके का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये तो तय है। तो क्या इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं? देखो, ऐसा है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल में करीब 90,000 घुसपैठिए निकाले गए थे और मोदी जी के 11 साल की सरकार में हार्डली 2,000 लोग निकाले गए हैं। आप अपने आप समझ जाइए घुसपैठियों को निकालने में कौन सीरियस है ज्यादा। और ये घुसपैठियों को घुसाने के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ की है। बीएसएफ वहां की निगरानी करता है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो मतुआ समाज के हिंदू लोग हैं, ये सीए एनआरसी इनके लिए आतंक बन गया है। इनके लिए यही आसाम की वजह, यही कारण है कि एनआरसी रोका गया था वहां। और यही कारण है कि वहां पे जो 20 लाख लोग पकड़े गए थे, जो अपने कागजात नहीं पेश कर पाए थे, उसमें 12 लाख हिंदू थे। वही बंगाल में हो रहा है। अब 50 लाख जो पकड़े जाएंगे, उसमें 40-45 लाख हिंदू मिलेंगे, क्योंकि वो प्रताड़ित हुए, भगाए गए, तो आके उन्होंने शरण ले ली और 30-30 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन उनका ये प्रूफ नहीं है उनके पास कि वो बांग्लादेशी हैं, और क्योंकि प्रूफ नहीं है इसलिए वो इलीगल घुसपैठिए हैं। अब निकालो हिंदुओं को। तो अभी तो देखिए खेला शुरू हुआ है, जो दीदी कहती हैं खेला हुए, खेला शुरू हो गया। और ममता बनर्जी की जो हेलीकॉप्टर नहीं मिला था और गाड़ी से जाना पड़ा था, वो मथुआ ही डोमिनेटेड एरियाज हैं, और मथुआ डोमिनेटेड एरियाज में ही भारतीय जनता पार्टी केवल जीती है। बिल्कुल ठीक है सर। अब एक और चीज़ पे जो है ध्यान गया, जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई, तो कई मौकों पर बेहद तीखी बहस भी हुई। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर से आधार कार्ड को लेकर के जोरदार बहस हुई और जो कपिल सिब्बल है उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की बेंच ने 26 नवंबर को जो है एसआईआर की संवैधानिक वैधता की सुनवाई की। तो ये याचिका पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की ओर से दाखिल की गई है। और इसमें जब सुनवाई हुई तो फिर से आधार कार्ड को लेकर के बहस हुई और साफ तौर से ये कहा गया कि क्या किसी घुसपैठियों को केवल इसीलिए वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड एक वैलिड कानून है और उसके आधार पर किसी को सरकारी सुविधाएं दी जा सकती है, लेकिन उसके आधार पर किसी को वोट देना ये सही बात नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आधार कार्ड किसी को दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो तो भारत का निवासी है, तो फिर उसको वोट देने का अधिकार कैसे नहीं मिल सकता है। इन सब मुद्दों को लेकर के बहस हुई। आपको क्या लगता है सर, आधार कार्ड को लेकर के तो स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी थी, पहले भी हो चुकी थी। जब बिहार चुनाव का मौका था, एसआईआर को लेकर के तमाम सुनवाइयां हुई थी, उसमें स्पष्ट हो चुकी थी। तो अब क्यों दोबारा से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? देखो, सीधी सी बात है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है, और एड्रेस प्रूफ या बाकी पिता का नाम, ये सारी चीजें कहां से मिलती है? आधार कार्ड से मिलती हैं। भाई, अगर आपको प्रूफ देना है, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो आपका जो सारी सूचनाएं कंफर्म करता है चुनाव आयोग, वो आधार ही से तो करता है। अच्छा, आधार में एक और बड़ी खास चीज है निधि, हमारे आंख के पुतली के भी स्कैन्स उसके अंदर होते हैं। अब मान लीजिए निधि तिवारी वोट देने जाएं, अखिल स्वामी वोट देने जाएं, हमसे कहा जाए कि आधार कार्ड लेके आइएगा। अच्छा, वहीं पे मशीन लगा दी जाए, हमारी आंख का आधार कार्ड से और हमारे डेटा से मैच करा दिया जाए। अगर नहीं मैच करे तो हमें वोट ना देने दिया जाए। अगर आप कहते हैं कि अवैध लोगों ने बना लिया है आधार कार्ड, अच्छा, अवैध लोगों का ये आधार कार्ड किसने बनाया? किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया, राज्य सरकार ने तो नहीं बनाया। अच्छा, जो केंद्र सरकार ने जिसको आइडेंटिफिकेशन दे दिया, जिसको कह दिया कि आदमी आधार पाने योग्य है, तो नकली कैसे हो गया?
फिर स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्णयों के विरोध में कैसे जा सकती है? हम तो मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिगर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो बीएलओज हैं, अरे ये किस लेवल के अधिकारी हैं? ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या? ये डिसाइड करेंगे कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा? भाई सीधी सी बात है, कागज मेरे पास हो सकता है कि ना हो सकता है देश के गरीब लोगों के पास कागज ना हो। अब मान लीजिए आग लग गई घर में और सारे कागज जल गए। अब वो डिजिटल फॉर्म में तो बहुत कम लोग हैं जो रखते हैं। अब कागज जल गए तो मैं नागरिक नहीं रह गया। अरे यार मेरी 6 पुश्तें यहां रही हैं यार, मेरे गांव वाले से पूछ लो, मेरे पड़ोसियों से पूछ लो, 6 पुश्तों से यहां पे हूं। और 6 पुश्तों से अगर आपने मुझे यहां रहने दिया और नहीं निकाला है तो इसका मतलब यह है कि आप नकारा हैं, आप निकम्मे हैं। तो अपना निकम्मापन मुझ पे क्यों थोप रहे हो भाई? अब वो आधार गलत बन गया, मैंने अमेरिका से बना के, डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है क्या? शी जिनपिंग ने बनाया है, पुतिन ने बनाया, तुम्हें तो बनाया है। बिल्कुल सर, और इसीलिए आधार कार्ड हो या बाकी चीजें हो, जब कुछ मतदाता तो इसलिए पश्चिम बंगाल में आत्महत्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका नाम कट जाएगा। और इसीलिए जो है, जब टीएमसी के जो जितने भी सांसद थे वो पहुंचे ज्ञानेश कुमार के सामने, तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ खून से रंगे हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार से मिली टीएमसी सांसदों की टीम थमाई 40 मौतों की लिस्ट, यानी कि देश भर में 40 मौतें हो चुकी हैं। और इसमें अंदर खबर में लिखा भी है कि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। और शुक्रवार को बीएलओ की मौतों को लेकर टीएमसी नेताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग को 40 मौतों की सूची सौंपी है। तो ये सूची तो सौंप दी है 40 मौतों की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जिन बीएलओ की मौत हुई है उनमें से कुछ के परिवार वालों से अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की है, क्योंकि चुनाव 2027 में यहाँ पर भी है और बीएलओ की हालत यहाँ पर भी खराब है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है और उसके बाद कई सारे खुलासे भी किए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, मैं वो एक बार सुनवाती हूँ। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंगे हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है। बाई इलेक्शन में, जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है। उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह के उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दी जाएंगे। और देखिए, अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में, कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20 हजार मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे
कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे। जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। तो सर अखिलेश यादव ने बताया कि जिन सुपरवाइजर के परिवार वालों से मिलकर आए थे उन्होंने क्या मतलब दर्द बयां किया कि काफी जल्दी की जा रही थी कि जल्दी जल्दी आप काम करें, उसी की प्रेशर में उन्होंने आत्महत्या कर ली और इसी प्रकार से तमाम बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक जाकर थमेगी ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उनसे जब कहा जा रहा है कितनी मौतें हो रही हैं तो वो उससे अनजान बने हुए हैं। इस पर ना उनका कोई जवाब आ रहा है, ना तो कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ना ही वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं। जो जितने भी सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है। देखते हैं ये मौतें कब तक जाकर थमती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।